अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अहम रहा, काफ़ी हंगामा खेज़ रहा। कुछ अहम मुकदमात की समाअत हुई। आपको एक मुकदमे की समाअत के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने आज साने 9 मई के 5 मुल्ज़िमान को बरी करने का फैसला किया और उसके साथ साथ कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी जिससे जो 9 मई के बाद का एक बयानिया आप कह सकते हैं रियासत की जानिब से बनाया गया, उस बयानिए को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है सुप्रीम कोर्ट के आज के न सिर्फ उस फैसले ने बल्कि जजेस की ऑब्जर्वेशंस ने। ताहम दूसरी जानिब ये मामला है कमरा अदालत नंबर 5 का, और अब मैं जो आपके साथ केस शेयर करने जा रहा हूँ वो है कमरा अदालत नंबर 1 का, जो इससे भी ज़्यादा तबाहकुन है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफगान मौजूद थे बेंच में। और ये मुकदमा है रेवेन्यू एम्प्लॉयर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन को बहरिया टाउन में जम करने का, जो बाद में बहरिया टाउन ने DHA को फ़रोख्त कर दी और DHA ने उसके ऊपर अस्करी 14 कायम कर दिया, बना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसमें काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। वक्फे से पहले समाअत का आगाज़ हुआ, उस पर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अचानक से ये एहसास हुआ कि ये ऐसा मुकदमा है जिसमें साबिक आर्मी चीफ का जिक्र है, जिसमें साबिक वज़ीर आला का जिक्र है, मलिक रियाज का जिक्र है, जायद रफ़ीक का जिक्र है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मीडिया पर ये टिकर्स चलेंगे, ये केस रिपोर्ट होगा। चीफ जस्टिस का ये खदशा टू सम एक्सटेंट दुरुस्त भी साबित हुआ। हमने देखा माँ सिवाय चंद TV चैनल्स के ऊपर एक सरसरी खबर के अलावा इसकी तफसीलात नहीं चली। जो आज बोला गया कमरा अदालत में जजेस की जानिब से, जो रिमार्क्स रोज़ाना चलते हैं टीवीज़ पर, वो आज नहीं चले इस केस में। और इसका चीफ जस्टिस का जो खदशा है वो दुरुस्त साबित हुआ। इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ऐसा मुकदमा है जिसमें अवाम को भी पता होना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पर। लिहाजा उन्होंने अपने तौर पर ही फैसला किया कि हम इस मुकदमे की जो समाअत है उसको लाइव दिखाएंगे, यानी बराह रास्त नशर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के YouTube चैनल पर ये समाअत। और वक्फे के बाद जो ही समाअत का आगाज़ हुआ तो हमने देखा कि वो लाइव थी और पूरी कौम ने उसको देखा भी। अब आते हैं समाअत पर। जस्टिस इरफान सादत ने ऑब्जर्वेशन दी कि बहरिया टाउन ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से ज़मीन खरीद कर DHA को फ़रोख्त की। DHA ने इस ज़मीन पर अस्करी 14 बना दी। क्या ये दुरुस्त है? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि DHA की कानूनी हैसियत क्या है। वकील ने बताया कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो 2005 में सदारती आर्डर के तहत कायम की गई। और उसके बाद उन्होंने बताया कि DHA शहदा के वर्सा और जंग में होने वाले ज़ख्मियों को, और जो आप कह सकते हैं कि माजूर होते हैं, उनको प्लाट्स देता है। चीफ जस्टिस यहाँ पर बरम हो गए और यहाँ से मामला शुरू होता है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि प्लीज़ झूठ मत बोलें, झूठ बोलना छोड़ दें, पैसा कमाना है तो पैसा कमाएं, शहदा के नाम के पीछे धंधा चला रहे हैं आप। उन्होंने कहा कि शहदा का इस्तेमाल करके, शहदा के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम पर पैसा बना रहे हैं। आप उनकी इज्जत करें ना करें, हम शहदा की इज्जत करेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि कितना रस निकालेंगे शहदा के नाम का, यह गेम हमने बहुत बार देखा है। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि उस वक्त वज़ीर आला कौन था, और इससे कबल कि मैं वज़ीर आला कौन था उनकी शनाख्त के ऊपर आऊँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलॉट करने वाला? क्या ये वज़ीर आला का इख्तियार है? जिस पर वकील साहब अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, क्योंकि वज़ीर आला के पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऐसा नहीं किया जैसा हमारे वज़ीर आला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बहरिया टाउन का तो पूछे ही मत, वो तो पाकिस्तान चला रहे हैं, रियासत भी बहरिया टाउन के साथ खड़ी है। इसको धंधा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? जब ये मुआहदा हुआ उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? वकील साहब ने रिलक्टेंटली नाम ले लिया परवेज़ मुशर्रफ साहब का। उन्होंने कहा कि ये हैं हमारे सिपा सालार। फिर पूछा वज़ीर आला कौन था? बताया गया चौधरी परवेज़ इलाही। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि ये तो पाकिस्तान के असल मालिक हैं। और उसके बाद जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ, क्योंकि एक वक्फ़ा हुआ, समाअत लाइव चल रही थी, वकील ने बताया कि जो सोसाइटी है जिसका ये जिक्र हो रहा है वो 1989 में वजूद में आई।
2005 में सोसाइटी जम हुई। 16 करोड़ में ज़मीन 2882 कनाल ख़रीदी गई। 2833 कनाल ज़मीन बैरिया टाउन को ट्रांसफ़र हुई। ज़मीन मज़ीद आगे DHA को ट्रांसफ़र हुई। रेवेन्यू सोसाइटी के लिए रिटायर्ड कर्नल अब्दुल्ला सिद्दीकी को सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया। रेवेन्यू सोसाइटी की जनरल बॉडी इजलास में अक्सरियत ने राय दी कि बैरिया टाउन से मर्जर किया जाए। वकील ने बताया कि 304 के इज्तिमा में से सिर्फ 14 मेंबरान ने सोसाइटी के बैरिया टाउन में जम होने की मुखालफत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे साथ लगता है मजाक कर रहे हैं। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट है, इसका सब पर इतलाक होता है। इस कानून की किसी एक शख्स से मखसूस हालात में किसी को इस्तिस्ना मिल सकता है। हुकूमत पंजाब ने माशाअल्लाह कह दिया है कि पूरा का पूरा कानून आप पर लागू नहीं। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा कानून टोकरी में फेंक दो, हम आज़ाद हैं। यहाँ निज़ाम बादशाहत का है। फिर कहते हैं कि एक वज़ीर ने इस सारे मामले की मुखालफत की थी। इसके बाद वज़ीर आला से मंजूरी कैसे हुई? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि सेक्रेटरी के दस्तखत हैं, वज़ीर आला ने खुद दस्तखत क्यों नहीं किए? क्या इसलिए दस्तखत नहीं करते कि कल फंस जाएंगे? मामले पर वज़ीर आला ने जो कमेटी बनाई, इसमें बंदे भी बैरिया टाउन के रखे गए। जिससे आप मुआहदा करने जा रहे हैं, इसका बंदा इस तरफ भी बैठा है, इस तरफ भी बैठा है। ये कितनी खूबसूरत बात है, नायाब बात है या नहीं? फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करते वक्त इश्तिहार दिया गया? क्या बोली मांगी गई कि इस सोसाइटी के लिए बिल्डर्स सामने आए? आपने खुद इंतखाब कर लिया कि बैरिया टाउन से ही मुआहदा करना है। बस हुक्म आ गया था वज़ीर आला के दरबार से कि मुआहदा कर लो। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि एक मुहावरा चलता है, पहिया लगाने वाला आज उसकी अक्कासी। बेसिकली उन्होंने कहा था कि एक पहिया लगाने वाला मुहावरा चलता है, आज उसकी अक्कासी नज़र आ रही है। और इस मामले में तो शायद जेट इंजन लगा हुआ है। यह तो फौरी तौर पर ही मुआहदा हो गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर जो मुतासरीन थे उनके वकील पेश हुए। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आप इनके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। वकील ने कहा कि हमें दूर दराज प्लाट्स दे रहे हैं, तयशुदा जगह पर नहीं दे रहे। हमें प्लाट्स दे तो हम मुआहदे के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये ज़रई ज़मीन थी? आप ज़रई ज़मीन प्लाट दे रहे हैं? और फिर उन्होंने पूछा कि आप पाकिस्तान के कितने कानून तोड़ेंगे? लैंड रेवेन्यू एक ज़रई ज़मीन से मुतालिक होता है। ज़रई ज़मीन को ख़रीद कर रिहायशी बदलने की इजाज़त कहाँ ली? ये तो आपकी पूरी सोसाइटी ही गैर कानूनी है। आप दुकानें फिर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने पूछा कि आप दिखाएं इस इजाज़त का नोटिफिकेशन कहाँ है? पाकिस्तान जो खुराक में खुद कफील था अब नहीं रहेगा। अब हर जगह हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं और मुकम्मल गैर कानूनी। आप कह रहे हैं कि ज़रई ज़मीन कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। आपको फहरिस्त बताएं, आपने कितने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है? ज़रई ज़मीन रियासत और अवाम का कीमती असासा है। बढ़ती आबादी को खिलाएंगे कहाँ से? DHA और बैरिया टाउन को देखें, इनको कोई पूछ नहीं सकता। क्या ये कानून से बालातर हैं? आप क्यों पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं? लोग खाएंगे क्या? ना पाकिस्तान में गेहूं रहेगा ना चावल। आज का अखबार देखें तो दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क है। यह एतराफ़ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया कि हमारे इदारे की यानी अदलिया की भी आलमी सतह पर कोई शोहरत अच्छी नहीं है। हम तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो भी नहीं कर रहे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या DHA का सरकारी ऑडिट होता है? बताया गया कि नहीं सर, हमारा अपना ऑडिट होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सीधा लिखवा लेते, DHA कानून से बालातर है। मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे, एक और कानून जारी करवा लेते, सदारती ऑर्डिनेंस। बहरहाल अदालत ने अब इस मुकदमे की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी करते हुए ज़रई ज़मीन को कमर्शियल में बदलने पर बैरिया टाउन और DHA से जवाब तलब किया है और कहा है कि फ्रीकैन को आपस में मीटिंग करके मुतासरीन का इजाला करने की राह निकालने के लिए वक्त दे रहे हैं।
चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कहीं सफ़र करें, हर तरफ हाउसिंग सोसाइटी दिखाई देती है, ज़रूरी ज़मीन शायद इतना माली फ़ायदा नहीं पहुंचाती इसलिए लोग सोसाइटियां बना रहे हैं। ये मगर रियासत की जिम्मेदारी है ज़रूरी ज़मीन बचाए। सोसाइटी में सिर्फ सरमायाकारी होती है, ज़मीन पड़ी रहती है। जिनको हकीकत में घर की ज़रूरत होती है उनकी पहुंच से ये ज़मीन बाहर हो जाती है। किसी ज़माने में पाकिस्तान गंदम बरामद करता था, अब दरामद करता है। दरिया आलूदा किए जा चुके हैं। अदालत ने फिर जो हुक्मनामा लिखा है वो आप सुन लें। समात को सुनने के बाद हुक्मनामा बड़ा दिलचस्प है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि बहरिया टाउन में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतजाम का मुआहदा नाफहम दिखाई दिया। बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि वो मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार है। अदालत ने अब समात ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। तो नाज़रीन, ये था एक मुकदमा जिसका आज काफ़ी शोर भी था इस्लामाबाद में कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी सख्त बातें की हैं। इसके अलावा एक और भी आज डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुतालिक। वज़ारत कानून ने आज सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जो साबिक जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनकी बरतरफ़ी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारिश पर मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट पर बरतरफ़ किया गया। मज़ाहिर अली अकबर नकवी 10 जनवरी 2024 से बरतरफ तस्वर होंगे, नोटिफिकेशन ये कहता है। और वज़ारत कानून ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफ़े का 11 जनवरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इसके अलावा एक और इंतहाई अहम मुकदमा था, वो था कासिम सूरी साहब का। कासिम सूरी साहब का जो हल्का था 265, जिसमें दोबारा इंतखाबात के फैसले के ख़िलाफ़ अपील थी, उस पर आज समात हुई है। आज की समात पर चीफ जस्टिस ने कासिम सूरी साहब को ज़्यादती हैसियत में तलब किया हुआ था, पेश होने का कहा था, ताहम वो पेश नहीं हुए। और चीफ जस्टिस ने वकील से पूछा कि कासिम सूरी आए हैं, और वकील ने बताया, नईम बुखारी साहब वकील थे, उन्होंने कहा कि कासिम सूरी अदालत में मौजूद नहीं है, मेरा कासिम सूरी से कोई रब्ता भी नहीं हो सका, मेरे पास कासिम सूरी का एक ही नंबर है और मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद कासिम सूरी से रब्ता नहीं हो सका। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो अमला था, अदालती अमला, उसने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को नोटिस की अदम तामील में जो रिपोर्ट थी वो आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी केस का फैसला ना होने और समातों के मुकर्रर हुए बारे रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 सवालात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तलब की थी। नईम बुखारी ने बताया और कहा कि केस 9 मरतबा अब तक मुकर्रर हो चुका है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया नईम बुखारी से मुस्कुराते हुए कि क्या मुकर्रर होने के हवाले से आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, जिस पर नईम बुखारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अब ऑफेंसिव होने के काबिल भी नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस की बहरहाल रिपोर्ट आ चुकी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस रिपोर्ट का जायज़ा लें और वक्फे के बाद हम दोबारा टेकअप करेंगे। वक्फे के बाद समात हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कासिम सूरी साहब को नोटिस कर दिया रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के ऊपर, जबकि नईम बुखारी ने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और इस मुकदमे से मुतालिक इस रिपोर्ट में कुछ गलतियां हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाकी बातें हम नहीं पूछ रहे, ये बताएं कि केस वक्त पर मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। नईम बुखारी ने कहा कि 80 से ज़ायद इंतखाबी अज़रदारियों के मुकदमात एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुने थे और मेरे ख्याल में ज़्यादा मुकदमात होने की वजह से समात में ताख़ीर हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पर इल्ज़ाम नहीं दे रहे, इसमें सुप्रीम कोर्ट की अपनी गलती है। क्या आपका अपने मौकल से रब्ता हुआ? फिर बताया गया कि जो नंबर मेरे पास था उस पर रब्ते की कोशिश की मगर बात नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर क्या हम कासिम सूरी को नोटिस करें, आपको एतराज़ तो नहीं? और नईम बुखारी ने कहा कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, अदालत जो चाहे वो हुक्म दे सकती है। अदालत ने अब इस मुकदमे की समाअत भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी है। तो नाज़रीन, ये आज सुप्रीम कोर्ट का माहौल था। एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो इमरान खान साहब की उस आइनी दरख्वास्त के दायर करने से हुई है जो उन्होंने अब फाइनली फ़ाइल कर दी है धांधली के ख़िलाफ़, और मखसूस नशस्तों का मामला भी उसमें टेकअप किया है। गो के मिली जुली राय है। बहुत से लोग समझते हैं कि दरख्वास्त बहुत अच्छी है और अच्छे तरीके से ड्राफ्ट हुई है। बहुत से लोग कहते हैं कि बेशक दरख्वास्त बेहतर अंदाज में ड्राफ्ट की गई है मगर इसमें लॉ पॉइंट नहीं है। अब जो इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन बनाने का कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी करीब में ये कह चुकी है कि कमीशन बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है बल्कि ये हुकूमत बनाती है। 2013 में भी इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था। उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने
कुछ TORs तैयार किए थे और फिर मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में गया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब ने एक कमीशन बनाया था और उसके ऊपर फिर 2-2.5 माह उन्होंने कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट दी। अब की बार भी बज़ाहिर प्रोसेस ये अपनाया जा सकता है, मगर सबसे अहम चीज़ ये होगी कि अब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होगा या नहीं, और अगर होगा तो उसको कौन सा बेंच सुनेगा। क्योंकि अब ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है कि 184(3) में दायर मुकदमात जो हैं उनके ऊपर वो बेंच तश्कील दें या ना दें। अब ये मामला रेफ़र होगा 3 रुकनी उस कमेटी के पास जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम की गई। अब वो कमेटी जो है उसकी अगर मैं तश्कील आपको बता दूं, कंपोजिशन, उसमें है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, हमें मालूम है उनकी राय क्या हो सकती है, अंदाज़ा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा किया जा सकता है, मगर राय सबसे ज़्यादा जो अहमियत की हामिल होगी, जो नज़रें हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह पर हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइंदा आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनना है। 3 साल तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे और उसके बाद अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर। तो ये फ़ैसला बेहतर होगा कि मुतफ़िक़ा तौर पर हो। अगर 2-1 से भी ये फ़ैसला किया जाता है कि इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया करना और मुतल्लिक़ा फ़ोरम से रुजू करने का कहा जाए, या इस मुकदमे को अगर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो बेंच जो भी तश्कील दिया जाए उस पर भी अगर ये तफरीक आ जाए कि 2-1 से फ़ैसला हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि तीनों जजेज़ मुतफ़िक़ा तौर पर ये डिसाइड करें कौन सा एक बेंच होगा जो इस मुकदमे को सुनेगा, और उसके बाद इसके ऊपर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। गो कि इसमें बहुत सारी आरा है, कुछ लोग ये समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ही ये राय समझी जाती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड करने का नहीं है, ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, वहाँ पर जाया जाए और वो मुतल्लिक़ा फ़ोरम बनता है। ताहम दूसरी जानिब एक राय ये भी है कि ये मामला सिर्फ़ 1 या 2 हलकों का नहीं है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का है और आवाम के जो हकूक़ हैं वो मुतासर हुए हैं, धांधली हुई है, इंतखाबात का जो अमल है वो फ्रॉडलेंट है, मैनिपुलेशन हुई है बड़े पैमाने पर, और 8 और 9 मई की बात हो रही है। कमिश्नर साहब का भी बयान आया है जो कि बाद में उससे फिर भी चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई एविडेंसेस मौजूद हैं जो ऑन द रिकॉर्ड है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो तजाद है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते ही उनको डिलीट भी किया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो लोग 2013 के कमीशन से इसका आप कह सकते हैं कि मुकाबला इसका तकाबली जायज़ा कर रहे हैं, ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे। उस वक्त धांधली भले ही इस लेवल की नहीं हुई थी, उस वक्त बेज़ाब्तियाँ ज़रूर हुई थी, मगर अब की बार तो बहुत सी चीज़ें ऑब्वियस हो चुकी हैं। जो सोशल मीडिया जितना वाइब्रेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं और कई वीडियो एविडेंसेस का जिक्र तो हामिद खान साहब ने अपनी इस दरख्वास्त में भी किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो 3 रुकनी कमेटी इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करती है तो कब करती है और किस बेंच के सामने लगाती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।